वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर। हम लोग जो है कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर स्टार्ट किए थे, वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। उसी पे हम चर्चाएं कर रहे थे और मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको वर्क पढ़ाया था। ठीक है, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एनर्जी पर। ठीक है, जो भी आपको और डिटेल में जानकारी की आवश्यकता होगी आप कमेंट करेंगे, हम आपको और ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करेंगे, है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी, उसका सेकंड पार्ट है ये, है ना। एनर्जी जिसे हिंदी में हम सभी क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी को हम सभी हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो आज हम ऊर्जा पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? ऊर्जा पे, एनर्जी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ऊर्जा है क्या। मैंने कार्य पढ़ाया था। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आज मेरे पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, मैं कार्य को नहीं कर सकता, है ना, मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो याद रखिएगा, मानिए मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया जब, तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी, कार्य नहीं कर पाऊंगा मैं। और कार्य ना कर पाने की जो क्षमता है या कार्य करने की जो क्षमता है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? ऊर्जा पे। उसकी परिभाषा बनाई गई ऊर्जा की, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ वर्क, है ना। माने कि किसी के पास कोई आपसे कहता है, बोले चलो ये काम थोड़ा सा मेरा कर दो, तो आप डायरेक्ट ये ना कह कर कि मेरे पास ऊर्जा नहीं है, आप ये कह देते हैं कि मेरे पास कार्य करने की क्षमता नहीं है। अब कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है, मतलब उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है। याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब यदि कोई आपसे कहता है ऊर्जा को, तो जो कार्य करने को जिसमें मापते हैं, ऊर्जा का भी वही इकाई है जूल। कार्य को भी जूल में मेजर करते हैं, ऊर्जा को भी जूल में मापते हैं। ठीक। और यदि कोई कहता है, इसका जो बीमी सूत्र या बीमी जो हमने नहीं बताया था पिछले कार्य में भी, उसका भी ml2T-2, इसका भी, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को, द कैपेसिटी ऑफ वर्क जो होता है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। और ऊर्जा को जूल में, कैलोरी में, जिसमें, लेकिन मुख्यतः एसआई पद्धति में कार्य का मात्रा क्या है, जूल, इसको भी जूल में जे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम सामान्यतः बात करते हैं, दैनिक जीवन में बड़ा उपयोग होता है, ठीक ना, और बहुत ज्यादा आता है, छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास कंपटीशन तक। और वो है हमारा पहला, स्थितिज ऊर्जा के बारे में खूब सुना होगा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। और एक ऊर्जा के बारे में हम सुनते हैं, और वो ऊर्जा कहलाती है हमारी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। याद रखिएगा, यही दोनों ऊर्जाएं जब आपस में मिल जाती हैं, तो इन दोनों ऊर्जा को आपस में मिलने के बाद हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। इंग्लिश में हम इसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा दो जगह पर होती है, मैंने कहा था, पहले भी एक बार बताया था, जहां पर खिंचाव तो हो, मेन चीजें मैंने कहा था, जहां पर ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा के लिए ऊंचाई होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने सूत्र भी बताया था, mgh। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या बताया था? mgh। यह वहां पर है मास, g है गुरुत्वीय त्वरण, और h है हाइट, हाइट माने ऊंचाई। ठीक है। और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो याद रखिएगा, जब किसी वस्तु में ऊंचाई होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा के लिए कि जैसे कि कोई कार में बैठा हुआ है तो डायरेक्ट वो जमीन के संपर्क में नहीं है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ये पंखा ऊपर लगा हुआ है, ये स्थिर अभी चालू नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई है जमीन के साथ, मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। जब कोई जमीन पर ही खड़ा हो, ऊंचाई नहीं होती, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है। आप बोलेंगे कि एग्जाम्पल से समझाइए, तो मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर कोई किसी, ये चौथा मंजिला है, रमा गोविंद पैलेस में हमेशा से एग्जाम्पल लेता आया हूं। यहां पर कोई है और ये जमीन के साथ इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है, मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। पर यही जब कूद जाता है और जमीन पर ये छोटू पहुंच जाता है, तो जब ये जमीन पर पहुंच गया
तो अब कोई भी ऊंचाई नहीं है जमीन के साथ, मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो mgh है वो अब क्या है, शून्य है। स्थितिज ऊर्जा क्या है इसकी, शून्य है। मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का है शून्य का मतलब क्या, जैसे हिंदी में अंधा माने कुछ नहीं, वैसे ही मैथ में जीरो माने कुछ नहीं, मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं है क्योंकि इसके साथ ऊंचाई नहीं है। तो आज एक आपकी सोच बदलनी है थोड़ा सा कि स्थिर है वस्तु स्थितिज ऊर्जा है। हाँ महाराज, लेकिन ऊंचाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, ऊंचाई होगी तभी स्थितिज ऊर्जा होगा, है ना। याद रखिएगा, टेबल पे हमारा जो है एक ट्राइपॉड रखा है और ट्राइपॉड पे हमारे कैमरा या जो भी रखे हुए हैं वो सब जो है जमीन के साथ उनकी कुछ न कुछ ऊंचाई है, डायरेक्ट जमीन के संपर्क पे नहीं है। तो कौन सी ऊर्जा है वो, स्थितिज ऊर्जा। जब ऊंचाई होगी तो स्थितिज ऊर्जा है, यदि ऊंचाई नहीं है जमीन पर है कोई वस्तु तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा नहीं है। जैसे हम कार में बैठे होते हैं डायरेक्ट हमारा पैर संपर्क में नहीं होता, है ना, कार से हम ऊंचाई पर होते हैं, जमीन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते, मतलब हमें स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि हमें ऊंचाई है। टंकी रखी होती है ऊपर, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि कुछ ना कुछ ऊंचाई है। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा क्या है, जब कोई वस्तु गतिमान होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो उसे हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि, है ना, और इसका सूत्र हमने बता दिया गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हाफ mv²। इसमें वेलोसिटी माने रखती है, इसमें हाइट माने रखता है, ऊंचाई माने रखती है, और इसमें भी मतलब वेलोसिटी माने रखता है कि कोई चीज वेग हो उसमें कुछ ना कुछ, ठीक ना। जैसे कि कोई एरोप्लेन है, वो कुछ ना कुछ उसमें ऊंचाई भी होती है और उड़ता भी रहता है, मतलब उसमें गतिज ऊर्जा भी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रही है, और साथ में पृथ्वी से, अर्थ से उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी है, मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों है। मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। आप बोलेंगे चलता हुआ पंखा, चलता हुए पंखा में स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा नहीं है पर्सनल, इसमें कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक। स्थिर थी तो स्थितिज ऊर्जा थी, अब ऊंचाई है और गति भी कर रही है तो कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपको पता होना चाहिए जिसमें स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऊर्जाएं तो बहुत सारी प्रकार की हैं। आप बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा के एक एग्जांपल दीजिए, तो आप बिल्कुल फैन बोल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का एग्जांपल आपका क्या है, फैन। फैन में कार्य कर रहा जो मोटर है वो कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। उसमें यांत्रिक ऊर्जा कैसे, ऊंचाई भी है जमीन के साथ और साथ साथ में क्या करता है, वो गति भी करता है, मतलब वो कौन सी ऊर्जा का है, यांत्रिक ऊर्जा का है, मैकेनिकल एनर्जी का है। आप बोलेंगे कुछ और ऊर्जाओं के बारे में हमको बताइए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी जो ध्वनि ऊर्जा है, मेरे पास कौन सी ऊर्जा है, मैं अभी ध्वनि ऊर्जा, मैंने जो बोला वो ध्वनि के साथ बोला। मैंने किसके साथ बोला, ध्वनि। जो मैं बोल रहा हूं जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही, ठीक ना, आपने यदि सुना होगा माइक्रोफोन, नाम सुना होगा, माइक्रोफोन या माइक सुना होगा, तो ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पहले हम बोलते हैं और जब हम बोलते हैं उसमें एनर्जी जाती है, वायर लगे रहते हैं ना माइक में, है ना, तो जब वो ध्वनि हमारी लेता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और आपको सुनाई देता है। याद रखिएगा, यहां पर माइक की बात हो गई, माइक्रोफोन की बात हो गई। आप बोलेंगे एयरफोन के बारे में बता दीजिए, तो देखिए जो एयरफोन होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब ऑलरेडी वो विद्युत ऊर्जा एसी हो चाहे डीसी हो, जैसे घर में आ रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेट करंट है, और डीसी माने डायरेक्ट करंट। नहीं सर पा रहे, घरों में हमारे प्रत्यावर्ती धारा आती है, डिस्ट धारा नहीं आती, डायरेक्ट करंट नहीं आती। तो याद रखिए, चाहे वो विद्युत तो है ही है, करंट है मतलब विद्युत है। तो याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा है और उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक, माइक्रोफोन। लेकिन जो एयरफोन है हम कनेक्ट करते हैं उसको, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। हमारे कान में कुछ साउंड लेकर के आता है, तो विद्युत ऊर्जा को जब तार जोड़ते हैं तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है एयरफोन। और जो माइक्रोफोन होता है जिसे हम माइक कहते हैं, वो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप बोलेंगे कुछ और एग्जाम्पल दीजिए सर। जैसे कि हमारा कोई भी गाड़ी है, ठीक ना, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ईंधन भरा है, ईंधन माने ऊष्मा, ऊष्मी ऊर्जा है, ऊष्मा जलती है उसमें। जब ऊष्मा उत्पन्न होता है, जब वो ईंधन जलता है ऊष्मा उत्पन्न होता है, और वही ऊष्मा के कारण हमारी गाड़ी चलने लगती है। मतलब वो ऊष्मी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, वहां पे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्मी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब आप बोलेंगे और कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो देखिए जो मोमबत्ती, अभी दिवाली हमारा था, है ना, हाल ही में बीता दिवाली, है ना, तो याद रखिएगा कि मोमबत्ती है हमारा,
मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उसमें मोमबत्ती में कौन सा, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा है, मोम में कुछ ना कुछ केमिकल है जिसके कारण वो जलता प्रकाश है ना, रासायनिक ऊर्जा होती है। लेकिन वही रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, वो रासायनिक ऊर्जा हमको प्रकाश देती है। मतलब किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कुछ ऊष्मा भी देती है तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित होती है। तो याद रखिएगा कि वहां पे रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। आपको पता होना चाहिए कि बल्ब के अंदर जैसे कोई बल्ब है, ठीक ना, तो जो बल्ब होता है उसके अंदर, मैं डायग्राम इंटरनेशनल बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको मानना है कि बल्ब है, ऐसा बल्ब के अंदर बल्ब के अंदर टंगस्टन की तार होती है, W से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, टंगस्टन की तार होती है। तो ये जो तार होती है, ठीक ना, ये बल्ब हमको क्या करता है, हम इसको विद्युत प्रदान करते हैं। जब जोड़ते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब जाकर के ये हमको कौन सी ऊर्जा देता है, लाइट एनर्जी देता है, प्रकाश ऊर्जा देता है हमको, ठीक ना। हम हर चीजों पे बात करेंगे महाराज। यहाँ पर ये जो तार है ना, वो हमेशा ऐसे लपेटी हुई होती है। क्यों लपेटी होती है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। क्यों कुंडली के रूप में क्यों होती है, याद रखिए टंगस्टन होता है, टंगस्टन का तार वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। उसी तरह आपने हीटर देखा होगा, हीटर में कुंडली के जैसे यहाँ पे तार लपेटी जाती है, कुंडली के रूप में वो तार रहता है। तो याद रखिएगा वो तार जो होता है वो नाइक्रोम की तार होती है। कौन सी तार होती है, नाइक्रोम की तार होती है। यहाँ पे टंगस्टन था बल्ब में, यहाँ पे नाइक्रोम की तार है। वो नाइक्रोम की तार को भी हम विद्युत ऊर्जा देते हैं। जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। किसके रूप में परिवर्तित होता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। वहां पे भी हुआ ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित। इस तरीके से हीटर में भी नाइक्रोम का तार है और प्रेस में भी नाइक्रोम का तार है। वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और एक ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने सुना होगा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आप बोलेंगे सर ये नियम तो गलत होगा, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, है ना तो नष्ट किया जा सकता है। हम एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है, नष्ट होता तो है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। कैसे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी जो शारीरिक ऊर्जा है, जो पेशी ऊर्जा काम कर रही है ना, पेशियों के द्वारा पेशी ऊर्जा वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में जा रही है। लेकिन ये ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, किससे, पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। ये ऊर्जा में ही संलिहित हो रही है और फिर वो हमको ऊर्जा दे रही है। मतलब ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर रहे हैं ना तो नष्ट कर रहे हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। मैं बोल रहा हूं ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से मिलकर बना है, मेरी ध्वनि ऊर्जा उसमें जा रही है, फिर हमको ब्रह्मांड जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमको ऊर्जा देती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऊर्जा याद रखिएगा, ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। आप बोलते हैं हाँ हमने विद्युत ऊर्जा बनाई, बांध से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। अरे महाराज वहां पे जलीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक ऊर्जा आपके पास पहले से ही थी, जल ऊर्जा, जल में जल ऊर्जा थी, जैसे रसायन में रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश में प्रकाशीय ऊर्जा है। समझ में आया कि नहीं? ऊर्जा को केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। याद रखिएगा ऊर्जा पर ही बात आई। कौन सी बात आई ऊर्जा पर, एक समीकरण दिया गया आइंस्टीन के द्वारा, E बराबर mc स्क्वायर समीकरण दिया गया। E फॉर एनर्जी, M माने मास माने द्रव्यमान, C माने प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश का वेग है, ये प्रकाश का वेग है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इतने वेग से प्रकाश चलती है, इतनी तेजी से प्रकाश चलती है, 1 सेकंड में। बताइए इतने लाख 3 गुणे 10 की पावर 8 को यदि आप 0 लिख दीजिए, इतने मीटर तय करते हैं एक सेकंड, बहुत तेज चलती है प्रकाश। अब इन्होंने एक ही समीकरण दिया, है ना, आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया E बराबर mc स्क्वायर। और याद रखिएगा इस समीकरण से केवल एक ही न्यूमेरिकल आता है। आपको किसी चीज का द्रव्यमान दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि उसका बताओ ऊर्जा क्या होगी। आपसे कह दिया कि हमारे पास कोई भी, हमने कपड़ा ले लिया, कुछ भी ले लिया, है ना, और लेने के बाद हमने उसको जला दिया, ठीक ना। हमने जब उसको जला दिया, किसी ने कहा कि हमारे पास ये प्लास्टिक है, ये हमारे पास प्लास्टिक है, इसमें हमारा अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड है। लेकिन मैं कह रहा हूं
कि इस प्लास्टिक को हमने जला दिया, ये 1 केजी की प्लास्टिक है, मान लीजिए ऐसा 1 केजी प्लास्टिक है, 1 केजी प्लास्टिक है, 2 केजी, 3 केजी, आधा केजी, कुछ भी बोल देगा, बोलेगा इस प्लास्टिक को जलाने के बाद कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, 1 केजी प्लास्टिक को जलाने के बाद कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। आपसे पूछ रहे हैं 1 केजी प्लास्टिक को जलाने के बाद, तो बताओ मास कितना हो गया उसका, 1 केजी हो गया। प्रकाश का वेग आपको पता है 3 × 10 की पावर 8 है, 3 × 10 की पावर 8, बोलो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो बस आप 1 का 3 से गुणा कर दो, तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ही ऊर्जा। जैसा मीटर प्रति सेकंड बोल रहा हूं, मीटर प्रति सेकंड तो इसकी यूनिट है ना, ऊर्जा को तो जूल में मेजर करें, इतने जूल। बात समझ में आई कि नहीं? केवल द्रव्यमान दे देगा और आपसे निकालने के लिए कह देगा, तो आप इसका भी आइंस्टीन ने समीकरण दिया था E बराबर, ठीक है, इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये ऊर्जा के बारे में हमने थोड़ा सा आपको जानकारी दी है ना। हम आपको क्या बताना चाहते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए हमने अभी आपको बताया ऊर्जा में कि के बराबर होता है ई के बराबर, जिसे आप गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² कहते हैं, हाफ mv², ठीक है। ये हमारा गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे वेग है, यहाँ पर वेग है, ठीक ना। हमने कहा एक संवेग टॉपिक पढ़ा था, P बराबर mv, यहाँ पर भी वेग था, P = mv, ये संवेग है, संवेग को P से प्रदर्शित करते, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², ठीक है ना। याद रखिएगा, किसी ने कहा कि बताइए कि कोई एक वस्तु है, ठीक ना, एक वस्तु है 40 केजी की, दूसरी वस्तु है 50 केजी की, केजी में कोई चीज दिया है, मतलब समझ जाया करिए, द्रव्यमान दिया है, भार दिया है, ठीक ना। एक वस्तु 40 केजी की है और एक वस्तु 50 केजी की है, बताओ किसका गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा, ठीक ना। एक वस्तु बोला 40 केजी की है, एक वस्तु 50 केजी की है, पूछ देगा बताओ किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, तो आपको बोलेगा किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, गतिज ऊर्जा, मतलब जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है। तो बोला एक 40 केजी का कोई है और एक 50 केजी का कोई है, बोला कि किसमें किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो बहुत लोग सोचेंगे कि ठीक है यम दे दिया, भी नहीं दिया, बिल्कुल सही सोच रहा है, यम का मान तो दे दिया, भी नहीं दिया। फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सूत्र है, यदि आपको सूत्र पता तो सब कुछ आप कर सकते हैं, फिजिक्स के साथ खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं इसके साथ, ठीक ना। यम दे दिया लेकिन आपको वेलोसिटी नहीं दी, और जब आपको वेलोसिटी नहीं दी तो आप अनुमान लगाएंगे कि कोई 40 केजी का है, कोई 50 केजी का है। अब आप खुद से जब वेलोसिटी दी नहीं तो वेलोसिटी के बारे में क्या सोच रहे हो, है ना, वेलोसिटी के बारे में आप मत सोचो, तब भी आप सोचते हो कि अरे 50 केजी की है, मतलब वो ज्यादा भारी होगा, ज्यादा मोटा होगा, 40 केजी का है ये कम भारी होगा, कम मोटा होगा। तो आपके में ये लगता है कि जो 40 केजी का है वो ज्यादा तेज दौड़ेगा, और जो 50 केजी का है वो ज्यादा भारी होगा, ज्यादा तेजी का दौड़ेगा। तो आप उत्तर देंगे कि अरे जो 40 केजी का होगा ना सर उसकी गति ऊर्जा कम होगी, और जो 50 केजी का होगा ना सर उसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी। आप ऐसा बोलोगे, आप क्या अनुमान लगाओगे, मुझे नहीं पता। मैं आज क्या बताना चाहता हूँ ये सुनिए ध्यान से। आप ये सोचेंगे कि जो पतला दुबला है वो ज्यादा तेज भागेगा, इसीलिए उसकी गति ऊर्जा ज्यादा है, मतलब 40 केजी वाले की गति ऊर्जा ज्यादा है आपकी नजरों में, क्योंकि वो हल्का है ना तो तेज दौड़ेगा। वेलोसिटी आपने अपने से सोच ली, यही तो गलत सोच लिया आपने। पूछो कैसे? आपको ये लगा कि जो भारी है वस्तु वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती, और जो हल्की है वस्तु 40 केजी की है वो ज्यादा तेज दौड़ सकती है, इसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी। आपने गलत सोच लिया। कैसे? देखो एक कार है, एक कार की तुलना में जो वायुयान होता है, वायुयान मतलब एरोप्लेन, कार वजन में कम होता है, लेकिन जो एरोप्लेन होता है वो वजन में ज्यादा होता है। तो क्या वजन ज्यादा है तो ज्यादा तेज नहीं चलता? आपको पता होना चाहिए वायुयान की गतिज ऊर्जा कार की तुलना में ज्यादा होती है और 1000 गुना ज्यादा होता है। तो आज के बाद कभी भी जब वेग नहीं देगा आपको, तो आप डायरेक्ट कभी मत बता देना वेग का मान द्रव्यमान देख करके। महाराज आप यहाँ सूत्र से सोचोगे, जब भी कोई चीज किसी के बराबरी पर लिखी हो, बटे में ना लिखी हो, तो वो समानुपाती उसका संबंध होता है। और जब संबंध समानुपाती होता है, जब संबंध समानुपाती, अपन जो है मास पे देख रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा कॉल आ गया था बीच में, डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। याद रखिएगा कि ये 40 और 50 केजी की मैंने बात की। मैंने कहा जो हल्का हो ये सोचना, ट्रेन है ना, किसी भी चीज को, हर भारी वस्तु ये आपको अनुमान नहीं लगाना। जब यदि आपको वेलोसिटी नहीं दी हुई है
तो आपको ये समझना है कि जब कोई चीज बटे में ना लिखे हो, बराबरी पर लिखे हो, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये कम होगा तो ये कम होगा। बोलिए किसका मास ज्यादा है? वेलोसिटी जब दिया नहीं तो द्रव्यमान से संबंध है, तो बोलिए 40 केजी ज्यादा कि 50 केजी? 50 केजी ज्यादा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। कैसे? यदि जब वेलोसिटी नहीं दिया है तो जो द्रव्यमान होगा उसी से आप अनुमान लगाएंगे, और सूत्र में द्रव्यमान गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। बराबरी पर लिखा है, बटे के नीचे लिखा होता तो व्युत्क्रमानुपाती होता, तब उल्टा संबंध होता, ये ज्यादा होता तो वो कम होता, लेकिन दोनों बराबरी पर लिखे हैं। ये जब द्रव्यमान का मान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। ठीक है, यदि यही चीज यदि बटे में लिखा होता के ई बटे यदि 1/m होता तब क्या होता? यदि बटे में लिखा होता तो इसका मान ज्यादा तो ये कम, और इसका मान कम तो ये ज्यादा होता है। उल्टा संबंध होता है यदि बटे में कोई चीज लिखा हो तो, व्युत्क्रमानुपाती उसको बोलते हैं। लेकिन जब यही चीज यदि बटे में ना लिखा हो, उसके बराबरी पर लिखा हो, समानुपाती लिखा हो, तो इसका मान यदि बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, और इसका मान घटेगा तो इसका मान घटेगा। नहीं समझ पा रहे? तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में ये संबंध है। अगला यदि अपन बात करें इसी गतिज ऊर्जा पे, है ना, इसी गति ऊर्जा पे कई क्वेश्चंस पूछ देता है। जैसे क्वेश्चंस आपसे किसी ने कह दिया कि कोई दो वस्तुएं हैं और उसमें आपका क्या दिया हुआ है? संवेग कर दिया। क्या कर दिया? संवेग। ठीक ना, आपके पास संवेग दे दिया, संवेग। ठीक है, तो संवेग जो होता है कैसे अपन करते हैं संवेग को? हमने कहा कि संवेग की बात आ गई, संवेग की बात आ गई। ठीक ना, कोई वस्तु है ए और कोई वस्तु है बी, कुछ भी एक्स और वाई कुछ भी मान सकते हो, और दोनों का एक ट्रक, ये कोई भी मान लीजिए, संवेग निश्चित है, संवेग दोनों का बराबर है। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल दोनों का क्या है? बराबर है। जब दोनों का संवेग बराबर होगा तो बताओ किसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी और किसकी गति ऊर्जा कम होगी? ये पहला कोई वस्तु है, इसका भी संवेग, दूसरा कोई वस्तु है, इसका भी संवेग, दोनों का संवेग बराबर है। अब पूछ रहा है गतिज ऊर्जा के बारे में, कैसे करेंगे अपन? तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे अपन। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है संवेग और गतिज ऊर्जा, किसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी। हमने कह दिया कि यदि सूत्र एक होता है K बराबर P² अपॉन 2m, ये होता है संवेग और गति ऊर्जा में संबंध। संवेग और गति ऊर्जा में संबंध का ये सूत्र है, संवेग और गति ऊर्जा में संबंध का ये सूत्र है। आप बोलेंगे कैसे आ गया ये संवेग और गति ऊर्जा में संबंध का सूत्र? तो आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। आपको पता है K बराबर क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv² होता है। ये m का ऊपर गुणा होगा, एक का हमेशा जो बीच में लिखा होता है उसका ऊपर गुणा होता है, तो m का गुणा 1 और b² mv² बटे 2। K बराबर ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप बताइए, मैंने एक सूत्र बताया P = mv, तो P = mv रखने के लिए दोनों का स्क्वायर होता तो अच्छा होता, स्क्वायर नहीं है तो मैथ में आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। हमने mv² के साथ भी m का गुणा कर दिया और हमने 2 के साथ भी m का गुणा कर दिया। बात कर दिया, m का गुणा m से होगा, कितना आएगा? m²। v का गुणा बोलो v², एक ही से होगा ना, जो सेम मिलते हैं, और 2m। हम इसको लिख सकते हैं m/v का होल स्क्वायर अपॉन 2m, और mv और इसका होल स्क्वायर था mv किसका मान है? p का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p² 2m। मतलब k का सूत्र आ गया ना, k बराबर p² अपॉन 2m। इस तरीके से हमने k का सूत्र पता कर लिया, p² 2m। तो आपने डायरेक्ट, मैंने आपको यदि यहाँ पर बता दिया कि k बराबर p² अपॉन 2m, इसी से हम पता करेंगे k बराबर p² अपॉन 2m। आपसे किसी ने कह दिया बताइए दोनों का संवेग बराबर है, दो वस्तुएं दोनों का संवेग बराबर है, किसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी और किसकी गति ऊर्जा कम होगी? तो देखिए, जब संवेग बराबर है तो संवेग और गति ऊर्जा का तो कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं का संवेग बराबर है ना। K मतलब काइनेटिक एनर्जी, K ही लिख दीजिए, चाहे K लिख दीजिए, है ना। तब किससे देखेंगे आप? द्रव्यमान से देखेंगे। किससे आप देखेंगे? द्रव्यमान का। और उसने क्वेश्चन में कह रखा होगा, बोलिए क्वेश्चन में कह रखा, पहला वस्तु ट्रक है और दूसरा वस्तु कार है।
पहली वस्तु ट्रक है और दूसरा वस्तु कार है, दोनों का संवेग बराबर है। बोलो किसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी कम। तो जब संवेग बराबर होगा तो P और K का संबंध तो देखना ही नहीं है, ये दोनों बराबर ही है, दोनों का संवेग बराबर है, तो संवेग से तो गति ऊर्जा पता नहीं चल पाएगी। तो फिर क्या देखना पड़ेगा, द्रव्यमान। भले द्रव्यमान नहीं दिया, लेकिन आपको पता है कि जो ट्रक होता है कार की तुलना में ज्यादा भारी होता है, मतलब ट्रक का जो द्रव्यमान होगा वो ज्यादा होगा। और जब ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ये बटे के नीचे लिखा है, जब द्रव्यमान ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। जब कोई चीज बटे में लिखा हो तो उसका मान ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो आपको पता है कि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ट्रक की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कम होगी। और जो यदि संवेग क्या होगा, जो कार होता है, कार का जो द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसकी गति ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए ट्रक की तुलना में कार ज्यादा तेजी से चलता है। याद रखिएगा, इस तरीके से हम द्रव्यमान और किसमें गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास किए। अब एक बात कह दी जाए, यदि ऊर्जा में यदि और थोड़ी सी बात यदि कर ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो बातें की उसमें कई सारी ऊर्जाएं हैं। पेशीय ऊर्जा है, ऊर्जाएं कई प्रकार की है ना। तो लेकिन मुख्यतः हम ऊर्जा के बारे में यही जानेंगे कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को जूल में मेजर करते हैं, है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा क्या है, कहाँ पर ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है, ऊर्जा का किस रूप में ह्रास होता है, ये सभी हमको दैनिक जीवन में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और भी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।